नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ 2 यानी कि विद्युत विभव एवं धारिता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 का पाठ 2 जो है वो विद्युत विभव एवं धारिता का है। हालांकि कुछ बुक्स में यूनिट नंबर 1 को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला स्थिर विद्युत, दूसरा आपका विद्युत विभव मतलब स्थिर विद्युत में विद्युत क्षेत्र एवं गॉस प्रमेय पहला भाग था, दूसरा भाग आपका विद्युत विभव का, तीसरा भाग आपका धारिता का था। और कुछ किताबों में केवल 2 पार्ट बांटे गए हैं। पहला भाग विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स का और दूसरा भाग स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का, जबकि एनसीईआरटी में सब कुछ एक साथ ही लगभग है आपका। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ का जो नाम है आपका विद्युत विभव और धारिता, इसमें से जो पहला टर्म है विभव, विद्युत विभव की भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले विभव के बारे में जान लें कि विभव क्या है। आसान सी भाषा में हम आपको अगर विभव बताना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि विभव वो भौतिक कारक है जो किसी भी चीज़ के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अपने घर के आसपास सभी लोग किसान घरों से हो, नाली में जब आप पानी को छोड़ते हो तो जिस ओर ढलान होता है पानी उसी ओर जाता है, उसके विपरीत पानी अपने आप नहीं आ सकता है। देखे होंगे आप लोग। तो ये जो नाली का ढलान है वहाँ का, वो हो गया विभव, क्योंकि नाली का ढलान ही पानी के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर रहा है। इसीलिए ढलान को हम वहाँ पे पानी का क्या बोल सकते हैं, विभव, क्योंकि ढलान ही पानी के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर रहा है। आइए कुछ और एग्जाम्पलों से विभव को अच्छे से समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10वीं तक आप लोग पढ़े हो। आपको ध्यान होगा कि अगर 2 अलग अलग स्थान हैं, एक स्थान पर हवा का दबाव ज़्यादा हो गया और दूसरे स्थान पर हवा का दबाव कम हो गया, तो अधिक दबाव से हवा कहाँ जाएगी, कम दबाव की ओर, है ना। कभी भी कम दबाव से अधिक दबाव की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि अधिक दबाव में हवा का मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा दाब है, और कम दबाव में हवा की मात्रा कम है, तो जहाँ ज़्यादा थी वहाँ से कम की ओर गति करेगी। तो ये जो दाबों का अंतर हुआ, यही क्या कहला जाएगा, उसके लिए हवा के प्रवाह के लिए विभव। जैसे इस चित्र में देखिए, मान लीजिए रीवा में अधिक दबाव का क्षेत्र बन गया है, जबकि सतना में क्या है आपका, कम दाब का क्षेत्र बना हुआ है। तो रीवा में अधिक दाब होने का मतलब यहाँ पे हवा की मात्रा ज़्यादा है और सतना में हवा की मात्रा क्या है, कम है। तो हवा का जो प्रवाह होगा वो रीवा से सतना की ओर होगा। तो जहाँ रीवा में अधिक दबाव था तो इसका कुछ न कुछ मान आएगा, और सतना में कम दबाव का भी कुछ न कुछ मान आएगा, और हमेशा सतना वाले का दाब क्या होगा, कम रहेगा, और रीवा वाले का दाब क्या होगा, ज़्यादा। तो दोनों का जब अंतर आप निकालोगे तो एक दाबांतर आएगा ना, इसी दाबांतर को हम क्या बोलेंगे, विभव। तो विभव के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये अधिक वाली मात्रा से कम वाली मात्रा की ओर किसी भी चीज़ का प्रवाह होता है, और अधिक और कम का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, आपका विभव या विभवांतर। विभव और विभवांतर में बहुत छोटा सा अंतर है, अपन लोग आगे इस चीज़ को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। मान लीजिए आपके पास 2 पात्र हैं, एक यहाँ का ये वाला और दूसरा पात्र ये है। इसे एक पाइप के द्वारा हम जोड़कर बीच में एक डॉट यानी कि नल लगा देते हैं, बाल्ब लगा देते हैं खोलने और बंद करने के लिए। फिर इस वाले पात्र में यहाँ तक पानी भर देते हो आप, और इस वाले पात्र में केवल यहाँ तक। अब आप बताओ, अगर हम इस बाल्ब को खोल दें तो पानी क्या यहाँ से यहाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं। पानी पूरा का पूरा शिफ्ट होगा इधर की ओर, और कब तक शिफ्ट होगा, जब तक कि दोनों का स्तर बराबर ना हो जाए। तो यहाँ भी पानी की प्रवाह हो रहा है, कहाँ से कहाँ, इस पात्र से इस पात्र की ओर। तो इस प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित कर रहा है, इन पात्रों में उपस्थित पानी का स्तर। अच्छा, पानी का स्तर इसमें ज़्यादा ऊंचा है और इसमें क्या है, कम ऊंचा है। तो ये जो पानी के स्तरों की ऊंचाइयों का जो अंतर होगा वही यहाँ का विभवांतर कहला जाएगा। आई बात समझ में। दूसरे शब्दों में अगर डिटेल में देखने जाओ तो यहाँ पे इतने
यहाँ पे इतने पानी का जो दाब होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे इतने पानी का दाब क्या होगा, कम, क्योंकि ये मात्रा ज़्यादा दिख रही है तो नीचे की ओर mg बल ज़्यादा लगेगा और इसका mg बल नीचे की ओर कम लगेगा। तो इसीलिए दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ का दाब क्या होगा, कम, यहाँ का दाब ज़्यादा। इसीलिए पानी का प्रवाह यहाँ से यहाँ अधिक दाब से कम दाब की ओर होगा और दाबों का ये अंतर ही इसका क्या कहला जाएगा, विभव। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विभव क्या है। विभव एक भौतिक कारक है जो किसी भी चीज़ के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो जहाँ हम लोग चर्चा कर लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको आगे लिख भी दिया हूँ मैं कि प्रवाह को दिशा को निर्धारित करने वाला कारक ही क्या होता है, आपका विभव। पर अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाला कारक जो होगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे 400 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे केवल 50 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे घनत्व ज़्यादा होगा और यहाँ पे घनत्व क्या होगा, कम। और उसी समय हम अगर इन दोनों को एक तार से जोड़ दें तो भैया जहाँ ज़्यादा है वो भी सोचेंगे कि यार एकदम सट सट के बैठे हुए हैं हम लोग, घूमने उमने की जगह नहीं है, तो थोड़ा तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारे लिए घूमने फिरने के लिए, थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए जगह हो जाए। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भाग भाग के यहाँ जाने लगेंगे ना। तो यहाँ पे जो आवेश की प्रवाह की दिशा कौन निर्धारित कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या ज़्यादा होना मतलब आवेश का मान ज़्यादा होना और यहाँ पे आवेश का मान कम होना। तो आवेश की मात्रा यहाँ पे प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर रहा है। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा, विभव। और हमेशा प्रवाह अधिक विभव से अधिक जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर होगा। तो मुझे लगता है कि विभव आप लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा और विद्युत विभव को भी आप लोग जान लिए होंगे कि आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करने वाला कारक ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब एक चर्चा और करें। ये तो समझने वाली बात थी जो इतनी अभी हम लोग विभव के बारे में किए, पर अगर विभव को हमें परिभाषित करना तो हम कैसे कर पाएंगे, विभव की माप हम कैसे कर पाएंगे। तो आइए पिछले एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए इस बाल्ब को हम खोल देंगे तो एक निशान लगा लेते हैं पहले। देखिए पानी यहाँ तक था, तो जब दोनों को खोलेंगे तो इसका पानी यहाँ तक मान लीजिए आएगा और इसका भी पानी कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। आई बात समझ में। तो पानी यहाँ तक चला गया, तो इतना ऊपर पानी इस वाले पात्र में चढ़ा ऊपर तक, तो इस ऊंचाई तक पानी को ऊपर चढ़ाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम क्या बोल देंगे, विभव। विभव की माप हम कार्य के द्वारा करते हैं बच्चों, किए गए कार्य के द्वारा, क्योंकि एक्चुअल में विभव भी है, ऊर्जा की माप होती है एक तरह से, है ना। तो ऊर्जा को माप पाना इतना आसान नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा। तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो जितना कार्य हो रहा है उतनी ही ऊर्जा खर्च होगी। तो हम ऊर्जा को तो नहीं माप सकते लेकिन कार्य को तो माप सकते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि पिछले साल आप लोग पढ़ चुके हो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य को मापा जा सकता है और अगर हम कार्य को माप लिए तो वही हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा, और उस ऊर्जा के आधार पर हम लोग विभव को कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विभव के मापन के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, कार्य की माप करनी पड़ेगी, और इसीलिए जो इसकी परिभाषा भी बनेगी वो कार्य के आधार पर बनेगी। तो जैसे यहाँ पे हमें विभव अगर मापना हो तो पानी को बाल्ब तो हम खोल दिए, तो उस समय पानी ऊपर चढ़ा और उस पानी के द्वारा किए गए कार्य को मापना थोड़ा कठिन होगा। तो हम क्या करें, इन दोनों निशानों के आधार पर एक पिस्टन ऊपर से लगा लें यहाँ से ऐसा, और इस पर नीचे की ओर दाब तब तक डालें जब तक कि पानी फिर से यहाँ तक विस्थापित ना हो जाए। तो अब पिस्टन पर लगाया गया बल हमें F मिल जाएगा और यहाँ का विस्थापन पिस्टन के द्वारा प्राप्त विस्थापन D। तो इन F और D का आपस में गुणा करके क्या हम कार्य निकाल सकते हैं, है ना। और यही किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उस कार्य में इस पानी के द्रव्यमान का भी भाग देना पड़ेगा। वो अलग बात होती है कि कार्य का से हम विभव कैसे निकालेंगे, वो बात की चर्चा है, लेकिन कार्य की माप के द्वारा हम विभव का मापन करेंगे। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलते हैं अपने पोर्शन में। तो यहाँ पे ऊपर इसीलिए मैंने लिख दिया कि विभव की माप सदैव कार्य के द्वारा होगी, जैसे अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो इसकी परिभाषा जो बनती है वो ये कहती है कि एकांक धनावेश को, जैसे मान लीजिए एक आवेश कहीं पे रखा है, उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर अनंत में कहीं एकांक धनावेश रखा हुआ है, ठीक है। उस
एकांक धनावेश, अच्छा शुरू से इस चीज़ को समझिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे एक आवेश रखा है, इस पर धनावेश है, और इससे कुछ दूरी पर अनंत में एक अन्य आवेश एकांक धनावेश रखा गया है। तो निश्चित है कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो मेन आवेश एकांक धनावेश को दूर भगाने की कोशिश करेगा, पर हम जबरदस्ती उसे पकड़कर लग रहे बल के विपरीत दिशा में विस्थापित करेंगे, है ना। तो उसके लिए जो हम कार्य करेंगे, तो लगाया गया बल गुणे जितना विस्थापन हम करेंगे वो कार्य हो जाएगा, है ना। तो इसी कार्य की माप को हम क्या बोल देंगे, विभव। इसीलिए परिभाषा क्या बनी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मैं समझ सकता हूं कि इसको समझ पाने में थोड़ी कठिनाई आप लोगों को हो रही होगी, परेशान नहीं होइएगा। आगे डेराइवेशन के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये परिभाषा बनी विभव की, है ना। तो इसको बस आप अभी याद कर लीजिए, अगर आगे के लेक्चर में आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगा। तो विभव का परिभाषा के आधार पर जो सूत्र निकल कर आएगा वो क्या बनेगा, विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। अब चूंकि यहाँ पे हम एकांक धनावेश की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आवेश की जगह पर हमने क्यू नॉट रख दिया और कार्य को डब्लू से दर्शाते हैं और विभव को वी से। तो वी बराबर डब्लू अपान क्यू नॉट। इस पूरे के पूरे चैप्टर या इसके बाद पूरे के पूरे भौतिकी के लिए इस सूत्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हर जगह इसका यूज है, ठीक ना। तो आइए थोड़ी छोटी छोटी चर्चा विभव के बारे में कर लें। इसकी इकाई क्या होती है, तो देखिए कार्य की इकाई जूल और आवेश की इकाई कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, है ना, जूल प्रति कूलाम इसकी इकाई हो गई। पर अलेक्जेंडर वोल्टा एक वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इसको हम लोग जूल प्रति कूलाम को क्या पढ़ते हैं, वोल्ट। देखिए आगे लिखा हुआ है और दर्शाते किससे, कैपिटल वी से। तो इसीलिए विभव की इकाई क्या हो गई, वोल्ट, और दर्शाया जाएगा वी से। आई बात समझ में। आगे देखिए, विभव एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, देखिए कार्य आप लोगों को मालूम होगा कि अदिश राशि होती है, कार्य सदिश नहीं है। और आवेश भी क्या है, अदिश राशि है। तो विभव का मान दो अदिश राशियों के भाग अथवा गुणा से प्राप्त हो रहा है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए आपका विभव क्या हो जाता है, अदिश राशि। अच्छा, इसके विमीय सूत्र की चर्चा कर लें अपन लोग। अब देखिए विमीय सूत्र क्या है, कार्य का विमीय सूत्र यम यल टू टी इनवर्स टू होता है और आवेश का विमीय सूत्र ए टी होता है। तो कार्य का ऊपर रख दिया और ए टी को हर में रख दिया। जब ए टी को ऊपर ले जाएंगे तो दोनों की घात धन एक है, ऊपर जाके दोनों की घात क्या हो जाएगी, ऋण एक। तो जो सजातीय राशियाँ उनकी घातों को जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, टी एक -2 पहले से था और ये नीचे वाला ऊपर जाके -1 हो गया, तो -1 -2 -3 हो जाएगा, तो टी की घात -3 आ जाएगा, और ए भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या आ गया, यम यल टू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स। ये विभव की विमा आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। और याद रखने से बेहतर तरीका है कि आप इन्हें निकालना सीख लीजिए, तो ज़्यादा दिमाग पर आपके जोर नहीं पड़ेगा, आप तुरंत ही निकाल लोगे इसे। ठीक है, आगे कुछ चर्चा करते हैं विभव के सूत्र के बारे में। आप लोग अभी अभी देख चुके हो कि विभव वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट होता है। याद करिए कि डब्ल्यू बराबर क्या होता था, बल गुणे विस्थापन। डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो डब्ल्यू की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एफ डी, तो एफ डी बटे क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पिछले वाले पोर्शन में, पिछले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कब पढ़े थे, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ रहे थे, तो ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट आया था। और अगर आप क्यू नॉट का तीव्रता गुणा कर दें तो ई बराबर एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई आ जाएगा। तो एफ की जगह पर हमने क्यू नॉट इंटू ई रख दिया। ठीक है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, विभव भी बराबर ई इंटू डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे दूरी के गुणनफल को भी हम क्या बोल सकते हैं, विभव। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी आप विभव का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहला कैलकुलेशन क्या होगा कि हम कार्य की गणना करें, पहली विधि आपकी होगी, तो भी हम विभव निकाल सकते हैं। दूसरा कैलकुलेशन क्या होगा कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें और दूरी का गुणनफल कर दें उसमें, तो भी आपका विभव निकलेगा। ठीक है, मैं अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका वो यही है कि बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं दोनों ही विधियों से आपको निकाल के दूंगा, दोनों ही बराबर मान्य हैं। ठीक है,
तो आइए चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि जब W/Q0 रखोगे तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक आप लिखोगे विभव का, जो कि वोल्ट के बराबर होगा, और या फिर आप न्यूटन मीटर प्रति कूलाम लिखते हो इस सूत्र के आधार पर, तो ये भी विभव का ही होगा, क्या बोलते हैं आपका मात्रक, और इसका भी मान वोल्ट के बराबर ही होगा। ये सारे मात्रक इसलिए लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि ये निम्न में से कौन सा विभव का मात्रक नहीं है। तो ये दोनों दिया रहेगा और विभव का वोल्ट दिया रहेगा और तीसरा कोई अन्य ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको मालूम होगा तो तुरंत आप बता सकते हो कि कौन सा विभव का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे का क्वेश्चन यही रहेगा। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोगों को याद होगा न्यूटन प्रति कूलाम आप लोग जाने थे, पर विभव के आधार पर इसका अगर मात्रक निकालने जाओगे तो E बराबर, जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करें, V बराबर E इंटू डी था, तो D को बटे में ले जाइए तो E बराबर क्या आ जाएगा, V/D। तो इसके आधार पर विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले आप लोग मात्रक क्या जानते थे, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये दोनों ही मात्रक किसके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। ये वाला मात्रक कई कई बार पूछा जा चुका है बच्चों परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो या कि PDF उसकी अवेलेबल हो तो आप बिंदु आवेश कारण अगर विभव का व्यंजक निकालना उसमें देखने जाओगे तो काफ़ी बड़ा सा व्यंजक है आपके लिए, है ना। और मैं प्रयास करता हूं कि हर साल जब नया सत्र में पढ़ाने जाता हूं तो कुछ न कुछ नए व्यंजक आप लोगों के लिए दूं। तो ये जो व्यंजक मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी बच्चों को नहीं बताया। तो इसे ध्यान से देखिएगा। वो बड़ा सा जो डेरिवेशन लगभग 2 पन्ने या 2.5 पन्ने में होगा आपका, वो उस विधि से अगर करेंगे अपन परिभाषा के आधार पर ये व्यंजक केवल 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा, 2 से 3 लाइन में। तो आज देखते हैं इसको। जब आप इसको समझ जाओगे अच्छी तरह से तब अपन वो वाला व्यंजक भी निकाल कर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आया करेगा कि बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बिंदु आवेश Q है। आप एक काम करिए, इस बिंदु को A नाम दे दीजिए, O नाम दे दीजिए, जो भी देना हो, मैं O नाम दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, O बिंदु। तो माना कि वो थ्योरी आप कैसे लिखोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही थ्योरी आपको इसकी लिखनी है। माना कि O बिंदु पर +Q आवेश रखा गया है, फिर इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप रुकिए, पहले समझ लीजिए आप कैसे करोगे। इतनी तो थ्योरी हो गई। देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। पहला तो आप परिभाषा के आधार पर करने जाओगे तो परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, ये वो करते हैं, 50 नाटक करोगे, फिर और भी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, फिर समाकलन करके निकालोगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। पर छोटा मेथड आपका ये है कि इसके बाद आप लिखिए तब विद्युत विभव की परिभाषा से ये पूरी लाइन, V बराबर W/Q0, फिर W की जगह पर FD/Q0 रखिए, फिर F की वैल्यू Q0 इंटू E इंटू D/Q0 रखिए। Q0 से Q0 कैंसिल आउट कर दीजिए तो V बराबर ED आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, अच्छा समीकरण फर्स्ट उसको नाम देंगे आप, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप समीकरण सेकंड नाम दे लीजिए तब फिर, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो समीकरण फर्स्ट वहाँ हो गया कि V इक्वल टू E इंटू डी। तो अब E में 2 चीज़ें हैं, V का मान ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ें आपके पास जानना जरूरी है। एक तो E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा D यानी कि दूरी। तो दूरी तो आपको दिख रही है कि R के बराबर है, तो D का मान तो आपके सामने पहले ही है। आप E का मान ज्ञात कर लीजिए। तो E का मान के लिए आपको पिछले चैप्टर में हमने निकलवाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर नियतांक गुणे आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो इस Q आवेश कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नीचे आप लोग लिखिए थ्योरी के बाद लाइन में, तो E बराबर 1/4π/0 Q बटे R का स्क्वायर, समीकरण नंबर सेकंड। आई बात समझ में? अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे लिख दिया हूँ आपको याद दिलवाने के लिए, V इक्वल टू E इंटू डी था, तो E की जगह पर E का मान जो आप लोग यहाँ पे निकाले हो उसे रख दीजिए। तो V इक्वल टू 1/4π/0 Q बटे R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R कट जाएगा आपका,
तो क्या बचेगा, v इक्वल टू 1/4π/0 Q/r। यही है बिंदु आवेश कारण विभव का व्यंजक। मैं समझ पा रहा हूँ अभी आप लोग चूंकि 12th में फर्स्ट टाइम गए हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये आसान लग रहा होगा। पर अगर आप पढ़े होते, आप इस व्यंजक को देखे होते, जैसे मतलब किताबों में निकाला गया है, तो ये बहुत ही बड़ा और थोड़ा मतलब कई बार लगाने के बाद समझ में आने वाला व्यंजक इसका होता है। पर मैं आपको जैसे बताया हूँ कि हर साल लगभग मैं कुछ व्यंजकों को नया मेथड बच्चों को देता हूँ, तो ये एक नया मेथड है आपके लिए, ये पिछली कभी भी मैंने नहीं बताया। ठीक है, मैं कोशिश करता तो यूनिट नंबर पहला जो चैप्टर था उसमें भी कुछ नए मेथड आपको बता सकता था, लेकिन यही लगा कि आप लोग जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने नहीं बताया वहाँ पे। पर मैं यहाँ के आगे आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। मैं व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप में इसका व्यंजक जो बुक्स में निकाल के दिया है, एनसीईआरटी बुक में निकाल के दिया है, उसको भी डाल रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ कि इस व्यंजक को अच्छे से पढ़ लेना ज़रूरी क्यों है। उसके आधार पर जब आप इसे अच्छे समझ जाओगे तो कल के वीडियो में मैं आपको उस मेथड जो कि एग्जैक्ट परिभाषा के आधार पर आपको विभव निकालना बताएगी, उस विधि को भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दूं कि अभी पिछले वाले चैप्टर के 2 प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बाकी हैं, पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप उसको देखकर उसके सलूशन आप मुझे ग्रुप में भेजते रहिए। जब 3-4 बच्चों का कम से कम उसका सलूशन आ जाएगा, तब मैं बाकी भी 2 प्रकार के व्यंजक न्यूमेरिकल नाम से और डाल दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।